हे गाइस, वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एचपीयू एंड एसपीयू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ बाय नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हो। इस पीडीएफ में आपको टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में ही 28 चैप्टर के अलग से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बुक फॉर्मेट में होंगे। एक और बुक है उसके भी आपको लगभग 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो अराउंड अराउंड काफ़ी आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं। जितना आपने पढ़ना था, जितना आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने करनी थी, आपने कर चुके हो। अब आपके पास टाइम जितना बचा हुआ है 10-12 दिन, वो आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चाहे हो चाहे एसपी हो, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका डायरेक्ट आंसर होता है। तो कई बार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको तैयार करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस पीडीएफ को बाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिए गया है 8353879874। और इस पीडीएफ के अंदर टोटल 20 टॉपिक हैं और 20 चैप्टर के 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लुक वाइज देखना तो ऐसे दिखेगा, जिसमें स्टार्टिंग में पहला चैप्टर लिखा हुआ है और टोटल 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जब इन 200 एमसीक्यू क्वेश्चन को आप कर लोगे, उसके बाद उनकी आंसर की होगी, देन नेक्स्ट 200 एमसीक्यू होंगे। ऐसे करते करते टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन का ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 249 रुपीज़ में। सॉरी, टू 299 का, 249 का नहीं, सॉरी, 299 का, 299 रुपये का आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। द एग ऑफ द बर्ड्स एंड फिशेज हैविंग ओनली वन स्मॉल एरिया विच इज फ्री ऑफ योक एंड वेयर डिवीजन टेक प्लेस सच एन एग इज नोन एज। देखो, अगर आपको दो चीज़ें इस क्वेश्चन में बताई जा रही है। पहला कि एग ऑफ द वर्ड्स एंड फिशेज हैविंग ओनली वन स्मॉल एरिया विच इज़ फ्री ऑफ योक, जहाँ पर योक नहीं है, बाकी पूरे पूरे हिस्से में क्या है, योक योक भरा हुआ है। या ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ कि एग ऑफ वर्ड्स एंड फिशेज में कौन से टाइप का एग होता है। ये लाइन नहीं भी लिखी हो सकती है। तो आप सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिलोलेथसल। टिलोलेथसल का मतलब होता है कि आपका जो नॉन योग पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो ये जो ब्लास्टोडिस्क होती है, ये योग के ऊपर होती है, छोटी सी, बहुत ही छोटा एरिया होता है जहाँ पर असल में एम्ब्रियो बनता है। बाकी सारा एरिया किसका होता है, योग का होता है। एक सेकंड, मुझे वो पेंसिल लाने दो टिक लगाने के लिए, एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेलोरेल्सल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द होमिनीज फर्स्ट माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। इनमें से कौन से होमिनीज थे जो कि सबसे पहले माइग्रेट आउट हुए थे अफ्रीका से। होमो इरेक्स्टर, होमो हैविलिस, होमो इरेक्टस, या फिर आपका आर्डिपिथिकस रेमिडस। बताइए बरर, सबसे पहले कौन माइग्रेट हुए है अफ्रीका से। हम सब अफ्रीका से आए हैं ना। सबसे पहले अफ्रीका से कौन बाहर निकले थे। इजी है इसका आंसर भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, होमो इरेक्टस, जिन्होंने सबसे पहले बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट कर दी थी, इरेक्ट सीधा होना स्टार्ट कर दिया था। राइबोजाइम दैट कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये नहीं करवाया है। मैंने तब करवाया था जब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती थी, ट्रांसलेशन थी। मैंने कहा था कि जो आपका प्रोकैरियोट्स है, उसका लार्ज सब यूनिट है, यानी 50s राइबोसोम के पास 23s के पास की थी, ये एक्टिविटी थी कि वो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बना सके, पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटी थी। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट मैंने आपको कहा था कि लार्ज सब यूनिट यानी 60s राइबोसोम के 28s के पास ये एक्टिविटी होती है। अब क्वेश्चन देखिए किसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था। ठीक है, काफ़ी ईजी है। पेप्टाइड ट्रांसफर एक्टिविटी किसके पास होती है, तो लार्ज सब यूनिट के 50s राइबोसोम के भी 23s के पास ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोजमिड वेक्टर इज मेड अप ऑफ।
कोजमिड किस किस का बना हुआ है? देखो कोजमिड दो चीज़ों का है, एक है कोस और दूसरा है मिड। कोस का मतलब होता है कोस सीक्वेंसेस। कोस सीक्वेंसेस कहाँ से ली गई हैं? मिड मतलब प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। अब देखो कोस सीक्वेंस ली हुई है कहाँ से? फेज से, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज डीएनए, लैम्डा फेज डीएनए एंड बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर, बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ईस्ट टेलोमर्स एंड ईस्ट एआर। देखो ईस्ट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, यूकैरियोट्स का नहीं बनाता कोसमिड। तो बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड लैम्डा फास डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉपुलेशन हैज 600 इंडिविजुअल्स, 150 ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, 300 ऑफ जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए जिसको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं, और 150 इन जीनोटाइप इज अगेन रिसेसिव होमोजाइगस। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका हार्डी वेनवर्ग से आया हुआ है। आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी? कैपिटल ए की। तो ऐसे इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, वही आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालना होता है। देखो एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है कि जो भी आपसे पूछा गया है कैपिटल ए का, कैपिटल ए का पूछा गया तो कैपिटल ए वाले आपको लिखने कितने होते हैं? तो यहाँ पर कैपिटल ए वाले कितने हैं? 150 प्लस, प्लस में आपको क्या लिखना है? देखो जो आपका 300 है, इस 300 में भी आप ध्यान से देखो तो क्या था? हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी इसमें 150 होंगे कैपिटल ए और 150 होंगे स्मॉल ए। हमें क्या लिखना है? वन कैपिटल ए, तो यानी 150 यहाँ पर भी हैं। 300 में से हाफ हाफ को लिखना है, क्योंकि आधे तो आपके होमोजाइगस है ना, आधे कैपिटल ए वाले होंगे आधे स्मॉल ए वाले होंगे। 300 में से होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे आपको करना है टोटल, 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं करना है, टोटल से डिवाइड करना है। एक सेकंड, टोटल कितना है यहाँ पर? 300 और 150, 150, 600, तो सारा हो गया आपका ये 600। 600 से डिवाइड कर दो, बताओ अब इसका राइट आंसर क्या बना डिवाइड करके? तो 150, 150 हो गया आपका 300, और 300 हो गया, 300 के ऊपर 300 लिखा जा रहा है, 300 के ऊपर कर दो 600, 2 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, यानी 1/2, यानी 0.5 इज द राइट आंसर। इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए आपका। एक सेकंड, 401, 401, यस, राइट आंसर इज 0.1। ठीक है, राइट आंसर क्या आपका? 0.1। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टर कर देता, अगर यहाँ पर मैं ये लिखता कि यहाँ पर कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए का मुझे एलएलई फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्या होना था? देखो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम ही हैं, तो सेम ही आंसर आना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 150 क्या है? स्मॉल ए वाले हैं, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर भी 150 कितने हैं? स्मॉल ए वाले, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, तो 300 का आधा कितना हो गया? 150 में 150 स्मॉल ए वाले भी होंगे, अब अगेन 600, तो अगेन वही आंसर आ जाता था। हाँ, मैं क्वेश्चन पूरा ही चेंज कर देता, मैं क्वेश्चन यहाँ पर कर दूँ कि यहाँ पर कितने 100 क्या हैं? 100 यहाँ पर कैपिटल ए वाले हैं, बाकी एज इट इज़ रहने देता मैं। अब पूछता मैं कैपिटल ए की एलएलई फ्रिक्वेंसी बताओ, तो फार्मूला होना था 100 प्लस 20 वाले में कितने हैं? 300, 300 में से हाफ कर देना आपको 150 अपॉन टोटल करना। अब टोटल कितना होगा आपका? अब 300 150, 150 प्लस 100 250, 250 से 300 550। अब आपको क्या करना था? 550 से करना था डिवाइड, अब आंसर आपका कुछ हो रहा जाता। ठीक है, ये होता है एलएलई फ्रिक्वेंसी निकालना। कई बार आपको जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, उसका फार्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल से आपको मैसेज करते जाना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, पैथोजेंस और उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है जिसको आप मैच द फ्लोइंग करना है। कुछ पैथोजन बताए हैं और उनकी इन्फेक्टिव स्टेज बताई है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना है। पहला लिखा है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, दूसरा यहाँ पे बताया है आपको मेटास्टोडा ऑफ अकाइनोकोकस, तीसरा आपको बताया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और तीसरा लाइस एंड माइट्स। सबसे ईजी वाले में आपको जाना है। सबसे ईजी कौन है यहाँ पर? सबसे ईजी जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस लग रहा है मुझे।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्राइकोमोनास वेजिनलिस थोड़ा सा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू में चांसेस लग रहे हैं। बाकी देखेंगे, देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी का बैक्टीरिया है, ये मुझे एरियल के साथ लग रहा है, ठीक है। यानी सी का वन, ओके। उसके बाद ए का 2, ओनली सेकंड सेकंड ऑप्शन में ही ऐसा है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन इज 46146, यस, राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्सन रीजन है। स्कर्वी इज अ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। असर्सन तो ठीक है। रीजन बोला है, स्कर्वी इज करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग डिजिट्स एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। गलत, गलत लानी चाहिए, यानी असर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, या ठीक है, 411 का राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका असर्सन रीजन से है, द विंग ऑफ ए बर्ड्स, फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमंस एंड फोर लिम्ब ऑफ द लिजर्ड्स आर द होमोलोगस। विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमंस, विंग्स ऑफ द बर्ड्स, फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ द लिजर्ड्स, नहीं 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 नहीं, ये होमोलोगस थोड़ी हुए हैं। होमोलोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन या स्ट्रक्चर सेम हो, हाँ, फंक्शन भले ही अलग हो, बट एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हुए एक डाइवर्जेंस से आए हों। बट लिजर्ड एक टाइप की रेप्टाइल है, विंग्स बर्ड्स एक टाइप के एप्स के अंदर आते हैं, ह्यूमंस मैमल्स के अंदर आते हैं ना, कोई डाइवर्जेंस शो नहीं हो रहा है, यानी मुझे तो असर्सन ही गलत लग रहा है। आगे पढ़िए, organs underlying this similarity arises due to their derivation from the common ancestor. Organs underlying a similarity arising due to their derivation from the common ancestor, यह थोड़ा ठीक भी लग रहा है, रीजन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे तो। देखते हैं राइट आंसर क्या इसको। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द विंग्स ऑफ द वर्ड्स, फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ द लिजर्ड। अच्छा, बोन्स का लिया होगा इसने, ओके ओके, ह्यूमरस अल्ना रेडिया वगैरह वो, ओके, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। असर्सन दिया हुआ है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एंड स्कैफोल्डिंग प्रोटीन आर अबंडेंट इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप सभी को पता होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिकॉज ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्कैफोल्डिंग प्रोटीन अबंडेंट इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, इट इज़ नॉट राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी पूछी गई है कि ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IgG एंटीबॉडी विद बीटा मर्क एप्टाथोनॉल, बीटा मर्क एप्टाथोनॉल इस हाल में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, गिव राइज टू टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स पेप्टाइड ऑन SD स्पेस। हाँ, जहाँ तक लग रहा है मुझे ठीक लग रहा है। आगे, बीटा मर्क एप्टाथोनॉल ब्रेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं पेप्टाइड बॉन्ड्स एट द साइट ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है उन सभी को ब्रेक कर देगा बीटा मर्क एप्टाथोनॉल, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मुझे तो दोनों ठीक ही लग रहे हैं। क्रॉस चेक करते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 23। हाँ, मुझे लग रहा था यार, यही ना, यही दिक्कत, इसमें दिक्कत आ रही थी मुझे पेप्टाइड बॉन्ड में। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक क्यों करेगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आ गया, लग रहा था। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are the two statements, one is labeled as assertion, again monkeys and chimpanzees cannot mate in the present day conditions। बोले monkeys and chimpanzees आपस में मेट नहीं करते हैं प्रेजेंट डे में, क्या सही बात है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज रिवर्सिबल,
बहुत बड़ी बात कही गई है, रीज़न तो बहुत बड़ी बात कही गई है। मुझे बताना इसका राइट आंसर क्यों को। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्लासिकल मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं आपका बेसिक चेक किया गया है इस क्वेश्चन में, बेसिक चेक किया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अभी सोच लो। मीटिंग कर सकते हैं क्या? मंकी और चिंपैंजी आपस में मीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। देखो मंकीज और चिंपैंजी आपस में मीट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कॉमन ही डिसेंडेंट से आए हुए हैं। हाँ दिक्कत पैदा हो सकती है, कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, बट कर सकते हैं। हाँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल होता है कि देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है कि मान लीजिए कोई दो हिरण की वैरायटी थी, बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आया और कई साल लगे और दो अलग अलग स्पीसीज बन गई हैं। अब वो आपस में इन्होंने लिखा कि रिवर्सिबल हो गया है। रिवर्सिबल का मतलब अब आपस में जब उनको साथ में रखेंगे तो वो मेट भी करेंगे, बेबी को जन्म लेंगे और बिल्कुल अच्छा भाई बेबी भी होगा। तो ये तो गलत बात है, ये तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का सिद्धांत नहीं है। अगर एक बार रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो चुका है तो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। दोबारा उसको हम नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो हो गया, डन। बीच में तोड़ सकते हो, बीच में अभी हो रहा हो नई स्पीसीज बन रही हो तो बीच में हम माइग्रेशन करके तोड़ सकते हैं, बट एक बार बन गया फिर नहीं तोड़ सकते हम। Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is associated with an antibiotic resistance. Plasmodium is dependent on hexose monophosphate shunt and reduce the glutathione for their optimum growth in the RBC. Plasmodium is dependent on the hexose monophosphate shunt and reduce the glutathione for their optimum growth in RBC. ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है रीजन वाला। चलो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि ए इज़ नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। यस मुझे लग रहा था कि आर ठीक है, आर ठीक है, ए गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सैलामेंडर्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर एपोडा ऑफ द क्लास एम्फीबिया। क्या सैलामेंडर एपोडा से बिलोंग करते हैं क्या? द ऑर्डर एपोडा ऑफ द क्लास एम्फीबिया इंक्लूडिंग द एलोंगेटेड लिम्बलेस एंड बरिंग क्रिएचर्स। आगे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अगर फर्स्ट सही हुआ तो आर भी सही होगा, अगर फर्स्ट गलत होगा तो आर भी गलत होगा। अब हिंट भी दे दी है मैंने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, यानी सैलमेंडर एपोडा से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी एपोडा से बिलोंग करता है उसका इलोंगेटेड लिम्बलेस और बरोइंग क्रिएचर होते हैं। देखो लिम्बलेंस लिखा है तो अब सैलमेंडर कहाँ से होना, सैलमेंडर में तो लिम्ब होते हैं, ऐसे आपको एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। Sponges are only major phyla that lacks the nerves. The simplest nervous system occur in platyhelminthes. अब बताओ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग आर कपल्ड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। कपल्ड होती है, इसमें डिबेट चली हुई है बट अभी तक लोगों ने कपल ही माना है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आर compartmentalization in transcription and translation are compartmentalized in prokaryotes। नहीं प्रोकैरियोट्स में कहाँ है यार, प्रोकैरियोट्स में तो इकट्ठे होते हैं, हमारे में अलग अलग है, हमारे में कंपार्टमेंट अलग अलग है। ट्रांसक्रिप्शन हमारे में न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, बट हमारे में प्रोकैरियोट्स में थोड़ी, प्रोकैरियोट्स में तो इकट्ठे होती है। एनी राइट आंसर इज थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ट्रांसडक्शन इज वायसिस मेडिटेड वेक्टर डीएनए रिकम्बिनेशन। हाँ ठीक ही लग रहा है। ट्रांसडक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर वेक्टर जीन लिंकेज एंड जीन मैपिंग स्टडीज। ये भी ठीक लग रहा है, बस ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता ट्रांसडक्शन पर, थोड़ा बहुत यूज़ किया कर ही लेते हैं हम। मुझे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Now the next question, fatty acid undergo beta oxidation and produce enter into citric cycles or combined within each other to form the ketone bodies। ठीक लग रहा मुझे। Fatty acid undergo beta oxidation and produce the and product enter glycolysis or combine to form glucose। नहीं 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 नहीं, अगर ये बात होती
प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ग्लूकोज बन सकता है बट हमारे में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि प्लांट में ग्लाइको ऑक्सीजोम साइकिल चलती है। वहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ये यूज हो जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, बट हमारे में ग्लूकोज नहीं बनता है फैटी एसिड से, हमारे में कीटोन बॉडीज बनती हैं। प्लांट में कीटोन बॉडी नहीं बनती है, प्लांट में ग्लूकोज बनता है। तो इन माय व्यू राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू, कहाँ लिखा है, फर्स्ट इज ट्रू, हाँ सेकंड पर थर्ड ऑप्शन हो चाहिए राइट आंसर। बाकी देखते हैं, हाँ यही है राइट आंसर 51। ठीक है चलिए, मैच द फ्लोइंग है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिट्रॉल। तो देखो जो लास्ट वाला आपका वो है 125 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रॉल, जो कि एक्टिव विटामिन D3 है और ये किडनी में बनती है। याद रखना हमेशा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिव विटामिन D3 कहाँ बनती है, यानी एक्टिव विटामिन कहाँ बनती है, तो वो विटामिन डी एक्टिव बनती है किडनी के अंदर। तो D1 के साथ करो, तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। एक ही ऑप्शन सॉल्व हो जाना था आपका। बाकी देखो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल आपका आएगा कहाँ से आएगा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल आएगा एड्रेनल जोना फैसिकुलाटा से, एल्डोस्टेरोन ग्लोमेरुलोसा से, और आपका प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम से। राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। स्प्लीन पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजन, ठीक ही लग रहा है मुझे। लिम्फ नोड इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। अब देखो एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 57, यार फास्ट हो गया मैं जो कुछ ज़्यादा करने में, करने में ज़्यादा फास्ट हो गया मैं। थर्ड इज द राइट आंसर है, थर्ड इज राइट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओहो, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी यार, कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ यार मैं, प्राइमरी लिखा नहीं इधर। लिम्फ नोड होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, प्राइमरी नहीं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम। पार्थेनोजेनेसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉलोनी ऑफ सर्टेन बीज बास्प एंड आंट्स। हाँ पार्थेनोजेनेसिस होती है, काफ़ी होती है, जो मेल होते हैं वो पार्थेनोजेनिक होते हैं। इन बी लार्ज नंबर ऑफ द मेल आर प्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली वेयर द स्ट्राइल फीमेल वर्कर एंड रिप्रोडक्टिव फीमेल आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। हाँ ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, या 61 इज द राइट आंसर। लेट्स क्लोज। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।